ये कहानी है सहारनपुर के एक छोटे से गांव की, जहां मिट्टी की खुशबू थी मगर जिंदगी आसान नहीं थी। कच्चे रास्ते, छोटे छोटे घर और मेहनत से चलती सांसें। हर इंसान अपनी किस्मत से जंग लड़ रहा था। उसी गांव में रहता था एक गरीब लकड़हारा, किशन। उसके पास था तो सिर्फ एक पुराना कुल्हड़ा, अपने हाथों की मेहनत और दिल में बसी सच्ची ईमानदारी। न जमीन, न धन दौलत, न कोई बड़ा सहारा, बस रोज जंगल जाना, लकड़ियां काटना और उन्हें बेचकर शाम को घर लौट आना। यही उसकी जिंदगी थी। उसकी पत्नी सावित्री घर संभालती थी। टूटी झोपड़ी को वो अपने प्यार और सब्र से घर बनाए रखती थी। किशन की एक छोटी सी बेटी भी थी, गौरी, जिसे वो बहुत प्रेम से रखता था। सावित्री अक्सर उम्मीद भरी नजरों से किशन को देखती और धीमी आवाज में कहती, एक दिन हमारा भी अच्छा समय आएगा किशन। भगवान मेहनत करने वालों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। किशन मुस्कुरा देता, क्योंकि उम्मीद ही उनकी सबसे बड़ी दौलत थी। हर सुबह सूरज निकलने से पहले किशन जंगल निकल जाता। घने पेड़ों के बीच घंटों मेहनत करता। कभी धूप जलाती, कभी बारिश भिगो देती, लेकिन वो कभी शिकायत नहीं करता। गांव वाले कहते, इतनी मेहनत करके क्या मिलेगा किशन? किशन बस एक ही जवाब देता, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। दिन गुजरते रहे। किशन रोज जंगल जाता, लकड़ियां काटता और बाजार में बेच आता। लेकिन कमाई इतनी कम होती कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो जाता। कभी 2 वक्त की रोटी मिलती तो कभी सावित्री खुद भूखी रहकर पति और बेटी को खिला देती। गौरी अक्सर पिता के गले लगकर पूछती, बाबा, हम भी कभी बड़ा घर बनाएंगे ना? किशन मुस्कुरा देता, लेकिन उसके दिल के अंदर कहीं गहरी चिंता बैठी रहती। एक रात सावित्री धीमी आवाज में बोली, किशन, हमारी किस्मत कब बदलेगी? कब तक ऐसे ही दिन गुजरेंगे? किशन ने उसे समझाते हुए कहा, सब ठीक होगा सावित्री, भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। लेकिन सच ये था कि अंदर ही अंदर वो खुद भी डरता था। उसे समझ नहीं आता था कि कब तक वो अपनी पत्नी और बेटी को यूं तकलीफ में देखता रहेगा। जिंदगी पहले ही कठिन थी कि एक दिन नई मुसीबत आ गई। छोटी गौरी अचानक तेज बुखार से तपने लगी। उसका शरीर जल रहा था, आंखें आधी बंद और सांसें भारी। सावित्री घबराकर रो पड़ी, किशन, हमारी बेटी को बचा लो। किशन पागलों की तरह गांव के वैद्य के पास भागा। वैद्य ने दवाई लिख दी, लेकिन कहा, इलाज लंबा चलेगा बेटा, पैसे लगेंगे। यही वो चीज थी जो किशन के पास नहीं थी। वो गांव-गांव गया, दरवाजे खटखटाए, हाथ जोड़े, मेरी बेटी बीमार है, थोड़ी मदद कर दो। लेकिन गरीबी की सबसे बड़ी सच्चाई यही होती है, गरीब का दर्द सुनने वाला कोई नहीं होता। हर जगह से उसे सिर्फ इनकार मिला। वो घर पहुंचा। घर जाकर देखा तो गौरी की तबीयत लगातार बिगड़ती ही जा रही थी। अब उसके पास बस एक ही रास्ता बचा था। आखिरकार किशन को वही करना पड़ा जिससे वो हमेशा डरता था। वो भारी कदमों से गांव के सबसे अमीर आदमी लाला लालचंद की हवेली की ओर चल पड़ा। ऊंची दीवारें, बड़ा दरवाजा, बाहर खड़े पहरेदार। ये दुनिया किशन जैसे गरीब आदमी के लिए बिल्कुल अलग थी। वो अंदर गया। अंदर लाला कुर्सी पर बैठा था। किशन को देख लाला ने कहा, अरे आओ आओ किशन, कैसे आना हुआ आज यहाँ? लाला जी, मेरी बेटी, मेरी गौरी बहुत बीमार है। उसके इलाज के लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत। कितने चाहिए? लाला जी, 5,000 रुपए। और बदले में क्या जमा करेगा? लाला जी, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं कसम खाता हूं आपके पैसे जल्दी लौटा दूंगा। हा, बिना कुछ गिरवी रखे पैसे चाहिए? मुझे क्या समाज सेवक समझ रखा है? तेरे पास घर है ना, उसे मेरे पास गिरवी रख दे। अगर 1 महीने में 5,000 रुपए और 500 रुपए ब्याज चुका दिए तो घर तेरा रहेगा, वरना घर मेरा। किशन के पैरों तले जमीन खिसक गई, पर उसकी आंखों के सामने सिर्फ अपनी बीमार गौरी का चेहरा था। ठीक है लाला जी, मैं 1 महीने में पैसे लौटा दूंगा,
घर आपका। इतना कहकर किशन ने पैसे लिए और भारी कदमों से वहां से चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी बदल देगा। दवाइयां आईं, इलाज शुरू हुआ। कुछ ही दिनों में गौरी का बुखार उतर गया। उसके चेहरे पर फिर से वही मासूम मुस्कान लौट आई। सावित्री ने आसमान की ओर हाथ उठाकर भगवान का शुक्रिया अदा किया और किशन ने राहत की एक लंबी सांस ली। उसे लगा अब सब ठीक हो जाएगा, अब उसकी जिंदगी फिर पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उसे क्या पता था कि असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन लाला लालचंद खुद उसके घर आ पहुंचा। सुन किशन, मैंने तुझे 1 महीने का समय दिया था। अब 25 दिन हो चुके हैं। तेरे पास सिर्फ 5 दिन बचे हैं। इन 5 दिनों में मेरे पूरे 5,000 रुपए और 500 रुपए ब्याज के साथ वापस कर देना, वरना 5वें दिन ये घर मेरा होगा। किशन के हाथ कांपने लगे। सावित्री के चेहरे की रंगत उड़ गई। गौरी मासूमियत से सब देख रही थी। उसे क्या पता, उसकी मुस्कान के पीछे उसके पिता की दुनिया दांव पर लगी हुई है। अब वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह अंधेरे से लेकर रात की थकान तक वो जंगल में लकड़ियां काटता रहता। हाथ छिल गए, कंधे झुक गए, सांसें भारी हो गई। लेकिन कमाई बस 100 रुपए, 150 रुपए, कभी कभी मुश्किल से 200 रुपए। वो हर सिक्का जोड़ता रहा, हर उम्मीद संभालता रहा, मगर 5,000 रुपए उसे पहाड़ जैसे लग रहे थे। देखते ही देखते 1 महीना पूरा हो गया। उस दिन आसमान भी जैसे उसके दुख में रो रहा था। बारिश की हर बूंद उसकी बेबसी बयान कर रही थी। तभी लाला लालचंद अपने आदमियों के साथ उसके घर आ पहुंचा। समय खत्म किशन, अब ये घर मेरा है। लाला जी, बस थोड़ा सा और समय दे दीजिए। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, एक एक पैसा जोड़ रहा हूँ। मेरी बेटी अभी ठीक हुई है, हमारे सिर से छत मत छीनिए। मैं आपके सारे पैसे चुका दूंगा, बस कुछ दिन और दे दीजिए। किशन की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन लालच के आगे इंसानियत अक्सर हार जाती है। लाला लालचंद के दिल में जरा भी दया नहीं आई। बहुत सुन ली तेरी बातें, अब समय खत्म हो चुका है। उसने अपने आदमियों को इशारा किया और देखते ही देखते घर का सारा सामान बाहर फेंकवा दिया गया। किशन, सावित्री और छोटी गौरी अपने ही घर के बाहर खड़े थे। सावित्री की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। किशन आसमान की तरफ देख रहा था, जैसे खामोशी से भगवान से सवाल कर रहा हो। हे भगवान, क्या गरीब की जिंदगी में बस इम्तिहान ही लिखे हैं? बारिश और तेज हो गई, आसमान गरजने लगा और तीनों भीगते हुए सड़क किनारे बेबस खड़े रह गए। उस रात सिर्फ बारिश नहीं बरस रही थी, एक गरीब परिवार की उम्मीदें भी टूट रही थी। किशन मायूसी से अपने परिवार को लेकर अपने पुराने मित्र रवि के घर पहुंचा। उसकी आंखों में थकान थी, दिल में टूटा हुआ भरोसा। उसने रवि को अपनी सारी मजबूरी बता दी। रवि थोड़ा झिझकते हुए बोला, देख भाई किशन, मेरा भी घर छोटा है, तू कुछ दिन रुक जा, लेकिन जल्दी कोई इंतजाम कर लेना। मैं ज्यादा दिन तक नहीं रख पाऊंगा। रवि, बस मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दे। मैं कसम खाता हूँ, जल्द सब ठीक कर दूंगा। रवि ने उन्हें घर में जगह तो दे दी, लेकिन उसके चेहरे की असहजता साफ दिख रही थी। किशन सब समझ रहा था। उसी रात वो चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। जंगल के बीच एक पुराने पेड़ के नीचे बैठकर वो टूटकर रो पड़ा। मेरी वजह से मेरी बीवी और मेरी मासूम बच्ची दर दर भटक रही है। हे भगवान, अगर मेहनत ही मेरी तकदीर है तो इतना इम्तिहान क्यों? मेरे गुनाह क्या हैं? उसकी आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे। हवा तेज चली, पत्ते सरसराए और तभी एक रहस्यमयी आवाज गूंजी। मायूस मत हो बेटा, जब इंसान खुद को हारा हुआ समझ लेता है, उसी पल भगवान उसकी तकदीर लिखना शुरू कर देते हैं। कौन है आप? कौन बोल रहा है? ये आवाज कहाँ से आ रही है? सामने आइए, कृपया सामने आइए। वो आवाज पेड़ के अंदर से आ रही थी। मैं एक जादुई पेड़ हूँ। तूने जो भी कहा, तेरा दर्द
तेरी मजबूरी, तेरे आंसू मैंने सब सुना है। मुझे पता है तू ईमानदार है, मेहनती है, लेकिन किस्मत ने तेरे साथ खेल खेला है। पर तू चिंता मत कर बेटा, तेरी सच्चाई और मेहनत बेकार नहीं जाएगी। अब समय आ गया है कि जादुई बाजार तेरी मदद करे। क्या आप सच में मुझसे बात कर रहे हैं या ये मेरा भ्रम है? अगर आप कोई दिव्य शक्ति हैं तो मुझे यूं अनजान अंधेरे में मत रखिए। बताइए, आप कौन हैं? बेटा, मेरे बारे में मत सोच, यह एक रहस्य है और समय आने पर तुझे सब समझ में आ जाएगा। तू आज रात ठीक 10 बजे यहीं आ जाना, तुझे जादुई बाजार दिखाई देगा। लेकिन याद रख, ये जादुई बाजार हर किसी को नहीं दिखता, ये सिर्फ मेहनती और ईमानदार लोगों को ही दिखाई देता है। किशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप घर लौट आया, लेकिन उसका मन अब भी उसी जंगल में अटका हुआ था। वो सारी बातें सोचता रहा। क्या सच में उस पेड़ में से आवाज आ रही थी या ये मेरी कल्पना थी? क्या सचमुच कोई जादुई बाजार भी होता है? उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। डर भी था, लेकिन कहीं न कहीं एक छोटी सी उम्मीद भी जाग उठी थी। फिर उसने मन ही मन ठान लिया, मुझे आज रात जाकर देखना ही होगा। सच क्या है ये जानना जरूरी है। रात के ठीक 10 बजे किशन चुपचाप जंगल की ओर निकल गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, कदमों में डर भी था और उम्मीद भी। जैसे ही वो जंगल पहुंचा, वो हैरान रह गया। जहाँ पहले सिर्फ पेड़ और सन्नाटा हुआ करता था, आज वहाँ अजीब सी रौनक थी। चारों तरफ रोशनी चमक रही थी, दुकानें सजी हुई थी, लोग खरीदारी कर रहे थे, जैसे कोई जीवंत बाजार लग गया हो। किशन को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। वो धीरे धीरे एक दुकान के पास गया और पूछा, भैया, आटा कैसे दिया? दुकानदार मुस्कुराकर बोला, 1 रुपए में 2 किलो। ये सुनते ही किशन दंग रह गया। उसे अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने घबराते हुए पूछा, मेरे पास 50 रुपए हैं, क्या आप मुझे 100 किलो आटा देंगे? दुकानदार हंसते हुए बोला, हाँ भैया जी, 50 रुपए का 100 किलो आटा मिल जाएगा। किशन ने तुरंत 50 रुपए देकर 100 किलो आटा खरीद लिया और खुशी खुशी उसे लेकर घर लौट आया। घर पहुंचकर उसने सारी बात सावित्री को बताई। सावित्री भी हैरान थी, उसे भी कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर उसने समझदारी से कहा, जो भी हो जी, अब हमारे पास 100 किलो आटा है। आप इसे कल बाजार में 20 रुपए किलो के हिसाब से बेच आना, हमें 2000 रुपए मिल जाएंगे। किशन सारी रात यही सोचता रहा। वो जगह क्या थी? क्या सच में वो जादुई बाजार था? सोचते सोचते रात गुजर गई। अगली सुबह किशन बाजार गया और 100 किलो आटा 2000 रुपए में बेच दिया। इतने पैसे हाथ में देखकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो फिर से जंगल गया, जादुई बाजार पहुंचा, दोबारा आटा खरीदा और बाजार में बेच दिया। ऐसा करते करते धीरे धीरे किशन के पास बहुत सारे पैसे इकट्ठा हो गए। एक दिन सावित्री मुस्कुराकर बोली, अब आप ये 5500 रुपए लेकर लाला जी को दे दीजिए और अपना घर वापस ले आइए। किशन ने वैसा ही किया। वो लाला के पास पैसे लेकर पहुंच गया। क्या हुआ किशन, कैसे आना हुआ यहाँ? लाला जी, मैं पैसे लेकर आया हूँ, पूरे 5500 रुपए। मुझे मेरा घर वापस चाहिए। पैसे देखकर लाला तिलमिला उठा। उसे लगा था कि किशन कभी पैसे जुटा नहीं पाएगा और घर उसका हो जाएगा। क्यों रे किशन, इतने पैसे तू इतनी जल्दी कहाँ से लाया? कहीं चोरी तो नहीं की? नहीं नहीं लाला जी, ये मेरे ही पैसे हैं। अब कृपया मेरा घर मुझे वापस दे दीजिए। लाला को न चाहते हुए भी किशन का घर वापस करना पड़ा। किशन अपने परिवार को लेकर फिर से अपने घर आ गया। उधर लाला गुस्से से जल रहा था। ये किशन इतनी जल्दी पैसे कहाँ से ले आया? अभी तक तो इसके पास कुछ भी नहीं था। मुझे देखना होगा, ये क्या कर रहा है? इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? उस रात किशन फिर से जादुई बाजार की ओर निकल पड़ा, लेकिन इस बार लाला उसका पीछा कर रहा था। किशन जंगल पहुंचा और देखते ही देखते लाला की नजरों से ओझल हो गया। लाला घबराकर इधर उधर देखने लगा। अरे, ये किशन अचानक कहाँ गया? अभी तो यही था। उसे कुछ समझ नहीं आया। आखिरकार वो झुंझलाता हुआ वापस घर लौट गया। उधर किशन जादुई बाजार पहुंच चुका था। उसने हमेशा की तरह आटा खरीदा और चुपचाप अपने घर लौट आया।
अगले दिन लाला ने बाजार में किशन को ढेर सारा आटा बेचते देखा। लाला हैरान रह गया। ये किशन इतना सारा आटा कहाँ से ला रहा है? ऐसे तो ये बहुत धनवान हो जाएगा। मुझे कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। एक दिन किशन और उसका परिवार किसी काम से घर से बाहर गए हुए थे। जब वे वापस लौटे तो सामने का दृश्य देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। घर के चारों ओर आग की लपटें उठ रही थीं। किशन का अपना घर उसकी आंखों के सामने जल रहा था। सावित्री फूट फूट कर रोने लगी। किशन, ये क्या हो गया? हमारा घर, हमारी सारी जमा पूंजी, सारा सामान सब जल गया। किशन चुप खड़ा था। आंखों में आंसू थे लेकिन शब्द नहीं थे। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग वहां इकट्ठा हो गए। इतने में लाला भी वहां आ पहुंचा। नकली चिंता दिखाते हुए लाला बोला, अरे ओहो किशन, ये क्या हो गया रे? तेरा घर कैसे जल गया? लाला इतना ही बोल पाया था कि पीछे से एक तेज आवाज आई। ये सब तुमने ही किया है लाला। मैंने तुम्हें अपने आंखों से किशन का घर जलाते देखा है। लाला घबराकर बोला, क्या बकवास कर रहा है राजू? मैं क्यों किशन का घर जलाऊंगा? किशन भैया, मैंने लाला को मशाल लेकर आपके घर की तरफ आते देखा था। इसी ने आपका घर जलाया। हमें अभी सरपंच जी के पास चलना चाहिए। पूरा गांव सरपंच के दरबार में पहुंच गया। बात सरपंच तक पहुंची। सरपंच ने सबको पंचायत में बुलाया और एक एक करके सबकी बातें सुनी। राजू आगे बढ़कर बोला, सरपंच जी, लाला ने ही किशन का घर जलाया है। मैंने अपनी आंखों से इसे मशाल लेकर किशन के घर की तरफ जाते देखा था। सरपंच ने गंभीर आवाज में पूछा, क्यों लाला, तुमने ऐसा क्यों किया? लाला तुरंत सफाई देते हुए बोला, सरपंच जी, किशन भी तो कुछ गलत काम करता है। ये रात को न जाने कहाँ जाता है, जरूर चोरी करता है। सुबह ढेर सारा आटा लाकर बाजार में बेच देता है। सरपंच ने किशन की ओर देखा। किशन, ये लाला क्या कह रहा है? क्या तुम चोरी करते हो? किशन ने शांत स्वर में पूरी सच्चाई बता दी। उसने जादुई पेड़ और जादुई बाजार के बारे में सबको बता दिया। ये सुनकर सरपंच हैरान हो गए। ये कैसी बात कर रहे हो किशन? जादुई बाजार, 1 रुपए में 2 किलो आटा? क्या मजाक कर रहे हो तुम? किशन बोला, सरपंच जी, अगर आपको यकीन नहीं है तो आज रात मेरे साथ जंगल चलिए। आप खुद सब देख लीजिए। उस रात पूरा गांव किशन के साथ जंगल पहुंचा। लेकिन वहां ना कोई रोशनी थी, ना दुकानें, ना कोई बाजार। चारों ओर सिर्फ सन्नाटा और पेड़ थे। सरपंच गुस्से में बोले, किशन, ये क्या मजाक है? कहाँ है तुम्हारा जादुई बाजार? किशन कुछ कह पाता उससे पहले ही अचानक वहाँ एक साधु बाबा प्रकट हो गए। सब लोग चौंक गए। साधु बाबा शांत स्वर में बोले, किशन सच कह रहा है। यहीं जादुई बाजार लगता था। वो सच्चे और ईमानदार लोगों की मदद करता था, लेकिन अब वो जादुई बाजार यहाँ से जा चुका है। इतना कहकर साधु बाबा अचानक गायब हो गए। सब लोग आश्चर्य से एक दूसरे को देखने लगे। अब सरपंच ने किशन की ओर देखकर कहा, तुम्हारी बात सच थी बेटा, और लाला ने ही तुम्हारा घर जलाया है। बताओ, लाला को क्या सजा दी जाए? किशन ने शांत और दयालु स्वर में कहा, सरपंच जी, मैं लाला को माफ करता हूँ। जो मेरे नसीब में था वो हो चुका। ये कहकर किशन धीरे धीरे जंगल के अंदर आगे की ओर चल पड़ा और पूरे गांव के लोग उसकी नेकदिल इंसानियत को देखते रह गए। किशन जादुई पेड़ के पास पहुंचा। पेड़ में से आवाज आई, आ गया बेटा किशन। हाँ दिव्य शक्ति, मैं आ गया और मैंने लाला को माफ कर दिया। पर मेरी एक बात समझ नहीं आ रही, जादुई बाजार कहाँ गया? वो मुझे नजर क्यों नहीं आया? पेड़ से आवाज आई, बेटा, वो जादुई बाजार वहां से जा चुका है। तो अब क्या वो मुझे कभी नहीं मिलेगा? तू फिक्र मत कर बेटा, एक पूरी जादुई दुनिया तेरा इंतजार कर रही है। बस उससे पहले तुझे एक काम करना होगा। इस जादुई पेड़ ने किशन से ऐसा क्या करवाया और क्या जादुई दुनिया किशन को मिली या नहीं, ये देखने के लिए पार्ट 2 कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।